नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने लवण एवं पीएच मान को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम दैनिक जीवन में रसायन, जिसमें विशेषकर रसायन चिकित्सा को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं दैनिक जीवन में रसायन से। देखिए, दैनिक जीवन में रसायन के ज्ञान एवं रसायन के सिद्धांतों का उपयोग मनुष्य ने अपने हित में किया है, राइट। और दैनिक जीवन में रसायन के ज्ञान एवं सिद्धांतों से मनुष्य के उत्थान में मनुष्य को रसायन से चहुमुखी मदद प्राप्त हुई है, जिसको हम निम्न बिंदुओं से यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके साथ ही आप ये भी याद रखें कि ये जो प्रश्न है ये 5 नंबर में मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दैनिक जीवन में रसायन का महत्व क्या है, या फिर दैनिक जीवन में रसायन के सिद्धांतों का मनुष्य ने कैसे उपयोग किया है, लिखिए। ये अगर मुख्य परीक्षा में आता है तो हम ये इंट्रोडक्शन देकर क्रमवार जो है इसका उत्तर लिख सकते हैं कि रसायन के सिद्धांतों का, ज्ञान का, अध्ययन का मनुष्य ने अपने हित में उपयोग किया है, जिससे मनुष्य के सामाजिक जीवन में जो है उत्थान हुआ है। और रसायन के सिद्धांतों से मनुष्य के जो है मनुष्य ने अपने विकास में, या मनुष्य को अपने विकास में रसायन के सिद्धांतों से चहुमुखी जो है मदद प्राप्त हुई है, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो रसायन चिकित्सा हो जाएगी, राइट। रसायन चिकित्सा के रूप में शारीरिक शिथिलता को दूर करने एवं विभिन्न रोगों के इलाज में रसायन के ज्ञान और सिद्धांतों का उपयोग होता है, राइट। शारीरिक शिथिलता को दूर करने के लिए एवं कई प्रकार के रोगों के इलाज में रसायन के ज्ञान का अत्यधिक महत्व होता है। साथ ही साथ सफाई के क्षेत्र में, चाहे शारीरिक सफाई हो, घर की सफाई हो या उपकरणों की सफाई हो, राइट। सफाई के क्षेत्र में भी रसायन के सिद्धांतों का जो उपयोग है वो साबुन निर्माण हो जाएगा, अपमार्जक का निर्माण हो जाएगा या क्रियाविधि हो जाएगी, घरेलू क्या हो जाएंगे, निरंजक हो जाएंगे। साथ ही साथ मंजन इत्यादि में जो है रसायन के सिद्धांत उपयोगी होते हैं। साथ ही साथ अगर हम सुंदर वस्त्रों की बात करते हैं तो वस्त्रों के जो धागों का रसायन होता है या वस्त्रों को रंगीन बनाने में रसायन का जो ज्ञान है वो उपयोगी होता है। इसके साथ ही खाद्य पदार्थों में, राइट, चाहे खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए, राइट, या उनका जो है पौष्टिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, या कई तरीके से रसायन के सिद्धांतों का जो उपयोग है वो खाद्य पदार्थों में होता है। इनके अलावा भी विस्फोटक के रूप में, राइट, ईंधन के रूप में, रॉकेट नोदन के रूप में, राइट, भवन निर्माण में एवं विद्युत उपकरण सामग्री के निर्माण में भी जो है रसायन के सिद्धांतों का उपयोग होता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो हर एक क्षेत्र में रसायन के सिद्धांत एवं ज्ञान का जो उपयोग है वो मनुष्य ने अपने हित में किया है। साथ ही साथ ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये हमारे जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन भी है कि आखिरकार दैनिक जीवन में रसायन को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो दरअसल ये जो सारी जो जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई हैं इनको ही हम हमारे इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। अर्थात इस टॉपिक की शुरुआत हम करेंगे रोगों के इलाज एवं शिथिलता, राइट, शारीरिक शिथिलता एवं रोगों के इलाज में। अर्थात आज के लेक्चर में हम रसायन चिकित्सा को पढ़ेंगे, राइट। फिर जो मतलब अगला लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम जो है शोधन अभिकर्मक अर्थात साबुन, अपमार्जक भी पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर जो रंजक है एवं वर्णक है उनको पढ़ेंगे। खाद्य पदार्थ में रसायन का उपयोग भी पढ़ेंगे। और इस तरीके से हर छोटी बड़ी चीज़ जो कि मुख्य परीक्षा में पूछी जा सकती है उसको हम पढ़ेंगे। और इस टॉपिक को मैंने बहुत ही स्टडी के बाद में तैयार किया है, तो न केवल आपको
दैनिक जीवन में अवेयरनेस आएगी, बल्कि ये मुख्य परीक्षा में भी अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे और आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल पाएंगे, राइट। तो ये हमने यहाँ पर दैनिक जीवन में रसायन के महत्व को समझ लिया है। अब दैनिक जीवन में रसायन के महत्व का जो पहला एक तरीके से हम कह सकते हैं टॉपिक हो जाएगा रसायन चिकित्सा, उसको हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली चीज रसायन चिकित्सा क्या होती है, तो रसायनों को चिकित्सकीय उपयोग को, रसायनों के चिकित्सकीय उपयोग को ही रसायन चिकित्सा कहा जाता है। और रसायन चिकित्सा भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इस टॉपिक में एक तरीके से हम माइंड मैप तैयार करते हैं ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। तो रसायनों के चिकित्सकीय उपयोग को ही रसायन चिकित्सा कहते हैं। और रसायन चिकित्सा में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे उसकी एक तरीके से मैं अगर आपको बताना चाहूं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे औषध, राइट, औषध या ड्रग। तो औषध की परिभाषा क्या होती है ये भी हो सकता है मुख्य परीक्षा में पूछ लिया जाए, राइट। फिर यहाँ पर हो जाएगा औषध का वर्गीकरण कि आखिरकार जो जितनी भी औषधियाँ होती, मेडिसिन या ड्रग होता है उसका वर्गीकरण का क्या क्या फायदा होता है, तो औषध का वर्गीकरण पढ़ेंगे। और फिर विभिन्न वर्गों की जो औषध हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें विभिन्न वर्गों की औषध में हम यहाँ पर जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रति क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तो अम्लता को दूर करने के लिए प्रति अम्ल क्या होता है, राइट। फिर उसके बाद में प्रति क्या हो जाएगा, हिस्टामिन हो जाएगा, राइट। तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए जो औषध है वो प्रति अम्ल, एंटी एसिड क्या होते हैं, एंटी हिस्टामाइन या प्रति हिस्टामिन जो कि एलर्जी के इलाज में उपयोगी होता है, राइट। उसके साथ ही सक्रिय तंत्रिका औषध, और सक्रिय तंत्रिका औषध से 5 नंबर और 11 नंबर के प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। सक्रिय तंत्रिका औषध भी जो है 3 प्रकार का होता है, राइट। जिसमें से अगर हम देखें तो सक्रिय तंत्रिका औषध 2 प्रकार का, जिसमें से एक क्या हो जाएगा, प्रशांतक हो जाएगा, ट्रैंक्विलाइजर्स हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर पीड़ाहारी हो जाएगा, एनाल्जेसिक हो जाएगा। तो पीड़ाहारी क्या होते हैं, प्रमुख पीड़ाहारी कौन कौन से हैं या प्रशांतक कौन कौन से होते हैं, इनको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। उसके बाद में जो है प्रति सूक्ष्म जीवियों को पढ़ेंगे। और जो प्रति सूक्ष्म जीवी हैं ये फिर 3 प्रकार के पढ़ेंगे, राइट। जिसमें से पहला क्या हो जाएगा, प्रति जैविक हो जाएगा, एंटीबायोटिक हो जाएगा। तो जब कभी भी आप बीमार हो जाते हैं और किसी सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया है, कवक है, वायरस है, उससे अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपको एंटीबायोटिक दी जाती हैं। तो एंटीबायोटिक क्या होती हैं वो समझेंगे। फिर रोधी पढ़ेंगे, राइट, एंटीसेप्टिक, राइट, जैसे डिटॉल हो जाएगा। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, रोगाणुनाशी हो जाएगा, रोगाणुनाशी हो जाएगा, या वीक संक्रामी हो जाएगा, डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा, राइट। तो प्रतिजैविक, राइट, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट ये सभी प्रति सूक्ष्म जीवी के तहत आ जाएंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रति जनन क्षमता औषध, या जिनको क्या कहा जाता है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग कहा जाता है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो है ज्वरनाशी, राइट। और आखिरी में अगर हम देखें तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे निश्चेतक। इतनों को जो है हम बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि एक तरीके से हमें पूरा पता चल गया है कि हमको कहाँ से क्या पर पढ़ना है, राइट। तो रसायनों के चिकित्सकीय उपयोग को ही रसायन चिकित्सा कहते हैं, जिसमें हम इतने टॉपिक को क्रम से पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं औषध की या
ड्रग की, कि औषध क्या होती है, और ये 3 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, औषध कम अणु द्रव्यमान की क्या होती है, रसायन होती है, राइट। तो औषध कम अणु द्रव्यमान की रसायन होती है, जो कि बृहद आणविक या मैक्रोमोलिकुलर लक्ष्यों से, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, राइट, प्रोटीन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन हो जाएगा, और जितने भी हो जाएंगे, राइट, उनके साथ में जैव प्रतिक्रिया जो है उत्पन्न करती है। और जब जैव प्रतिक्रिया चिकित्सकीय, राइट, और लाभदायक होती है, तब इन रसायनों को क्या कहा जाता है, औषध कहा जाता है, राइट। तो ये 2 चीजें आप याद रखना, ये यहाँ पर जो है औषध की सबसे अच्छी परिभाषा है, राइट। तो औषध कम अणु द्रव्यमान की रसायन होती है, औषध बृहद आणविक या मैक्रोमोलिकुलर लक्ष्यों से अन्योन क्रिया करके जैव प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, और जब यह जैव प्रतिक्रिया चिकित्सकीय या फिर लाभदायक होती है, तो उसी रसायन को क्या कहते हैं, औषध कहते हैं। और औषध का प्रयोग रोगों के निदान में किया जाता है, निवारण में किया जाता है, और उनके उपचार में किया जाता है। तो रोगों के निदान, निवारण के लिए या उनके उपचार के लिए औषध का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर हम आवश्यकता से अधिक मात्रा में औषध का प्रयोग करते हैं, तो उसका विषकारी प्रभाव भी होता है, अर्थात उससे आपको शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं। और अगर आप किसी भी मेडिसिन को उसकी जो क्वांटिटी है उससे अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगे, तो वो पॉइजन की तरह क्या करती है, कार्य करती है। तो ये यहाँ पर औषध की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। औषध कम अणु द्रव्यमान की रसायन होती है, जो कि बृहद आणविक लक्ष्यों से अन्योन क्रिया करके जैव प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। और जब यह जैव प्रतिक्रिया लाभदायक या चिकित्सकीय होती है, तो उस रसायन को ही क्या कहा जाता है, औषध कहा जाता है, जिसका उपयोग हम रोगों के निदान, निवारण और उपचार के लिए करते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं औषध का वर्गीकरण, कि आखिरकार जो जितने भी ड्रग होते हैं उनको क्लासिफाई करने की आवश्यकता क्यों है। तो ये प्रश्न में हो सकता है कि यहाँ पर आपको मुख्य परीक्षा में 11 नंबर पूछा जाए, राइट, कि रसायन चिकित्सा में औषध का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, या फिर औषध के वर्गीकरण का लाभ क्या है, या औषध के वर्गीकरण का महत्व क्या है, राइट। तो हम यहाँ पर औषध के वर्गीकरण का जो है समझते हैं। तो औषध के वर्गीकरण का महत्व या औषध के वर्गीकरण के लाभ क्या क्या हैं, इसको हम यहाँ पर क्रमवार तरीके से समझते हैं। तो पहला महत्व या लाभ हो जाएगा कि जो औषध हैं उनको भेषज, राइट, भेषज गुण विज्ञानीय, राइट, या फार्माकोलॉजिकल प्रभाव के आधार पर जो है वर्गीकृत किया जाता है, राइट। तो औषध को भेषज गुण विज्ञानीय या फार्माकोलॉजिकल प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जिसका लाभ क्या होता है उनको हम उदाहरण में समझेंगे, और आवश्यकता क्यों है उसको परिभाषा में समझेंगे। तो औषध का वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों है, इसका महत्व क्या है, लाभ क्या है, उसका पहला बिंदु क्या हो जाएगा कि औषध को फार्माकोलॉजिकल प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और ये जो वर्गीकरण है ये चिकित्सकों के लिए क्या है, उपयोगी होता है, क्योंकि इससे अगर चिकित्सक किसी विशेष उपचार के लिए कोई दवा देना चाहता है, कोई ड्रग देना चाहता है, तो वह फार्माकोलॉजिकल प्रभाव के आधार पर जो है औषध दे सकता है। तो ये जो है फार्माकोलॉजिकल प्रभाव पर जो वर्गीकरण है ये चिकित्सकों के लिए उपयोगी होता है, और इससे किसी विशेष उपचार के लिए उपलब्ध पूरी औषध श्रेणी देता है, ताकि चिकित्सक आसानी से किसी विशेष उपचार में औषध को दे सके। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति की शारीरिक पीड़ा है, किसी भी तरीके से अगर उसको दर्द हो रहा है, तो दर्द के निवारण के लिए जो है चिकित्सक उसको एनाल्जेसिक दे सकता है, राइट, अर्थात पीड़ाहारी दे सकता है। साथ ही साथ अगर उसको सूक्ष्म जीवों से खतरा है तो उनकी वृद्धि को रोकने के लिए
पूर्तिरोधी, राइट, ये पूर्तिरोधी है, ये दे सकता है, एंटीसेप्टिक दे सकता है, राइट। तो ये हो गया पहला आधार। अब समझते हैं दूसरा, औषध के प्रभाव पर आधारित। तो पहला क्या था यहाँ पर, भेषज गुण विज्ञानीय प्रभाव के आधार पर, और दूसरा औषध के प्रभाव पर जो है औषध का वर्गीकरण किया जाता है, और यह किसी विशेष जैव रासायनिक प्रक्रम पर औषध के प्रभाव पर क्या होता है, आधारित होता है कि आखिरकार कौन सी ड्रग किसी विशेष जैव रासायनिक प्रक्रम में किस तरीके से लाभदायक होती है या किस तरीके से प्रक्रिया होती है। ये जो है हमें औषध के प्रभाव के आधार पर हम जो है वर्गीकृत कर सकते हैं। तो किसी विशेष जैव रासायनिक प्रक्रम पर औषध के प्रभाव पर या औषध का क्या प्रभाव होता है, इस आधार पर औषधों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, हिस्टामिन यौगिक हो जाएगा। अब जो हिस्टामिन है वो शरीर में शोथ, राइट, या फिर एक तरीके से एलर्जी उत्पन्न करता है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, और इन सब के इलाज के लिए प्रति हिस्टामिन जो है वो दिए जाते हैं। फिर हो जाएगा रासायनिक संरचना के आधार पर। देखिए, यदि औषध का निर्माण समान रासायनिक संरचना से हुआ है तो उनको हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। अर्थात औषध की रासायनिक संरचना पर जो है संरचना के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जा सकता है, और इसका फायदा क्या होगा कि समान संरचनात्मक जो विशेषताओं की भागीदारी होगी। भाई कोई भी ड्रग है अगर उसकी संरचना समान है तो उसकी जो जितने भी उसके गुण हैं वो भी क्या होंगे, समान होंगी, और इसमें जो समान भेषज गुण विज्ञानी क्रियाशीलता होती है। तो एक तरीके से इन जो ड्रग्स होती हैं उनमें फार्मालॉजिकल इफेक्ट भी होता है। जैसे जो सल्फानेमाइडों हैं, सल्फानेमाइडों की एक तरीके से संरचनात्मक विशेषताएं लगभग क्या होती हैं, एक समान होती हैं। फिर क्या हो जाएंगे, लक्ष्य अणुओं पर आधारित। तो यहाँ पर मुख्य परीक्षा में लक्ष्य अणु क्या होता है, ये भी 3 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमारे शरीर में जो भी औषध या जो भी ड्रग दिया जाता है वो जैव अणुओं, जैसे क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड है, प्रोटीन है, और न्यूक्लिक अम्लों से क्या करती हैं, अन्योन क्रिया करती हैं। और इन जो जैव अणु हैं इनको ही क्या कहा जाता है, औषध लक्ष्य कहा जाता है। तो औषध जैव अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, वसा आदि से अन्योन क्रिया करती हैं, और इन जैव अणुओं को ही लक्ष्य अणु या औषध लक्ष्य कहते हैं, राइट। और अगर हम देखें तो जो समान संरचनात्मक औषध होती हैं, समान संरचनात्मक औषध होती हैं वो लक्ष्यों पर क्या होती हैं, जो औषध लक्ष्य होती हैं उन पर उनकी क्रियाविधि क्या होती है, समान होती है। यही कारण है कि ये जो लक्ष्य अणुओं पर आधारित वर्गीकरण है ये रसायनों के लिए सबसे अधिक क्या होता है, उपयोगी होता है, राइट। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा कि जैसे जैव उत्प्रेरक के जो कार्य करते हैं उनको क्या कहा जाता है, एंजाइम कहा जाता है। तो जैव उत्प्रेरक का कार्य करने वाले प्रोटीन को एंजाइम कहते हैं, और अगर एंजाइम से संबंधित कोई भी समस्या है या कोई भी रोग को दूर करना है तो चिकित्सक जो है वो यहाँ पर एक उपयोगी ड्रग जो है उपलब्ध करा सकता है। तो इन 4 आधारों पर जो है औषधों को वर्गीकरण किया जाता है। तो जितने भी औषध हैं उनको भेषज गुण विज्ञानी या फार्मालॉजिकल प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, और इसका फायदा चिकित्सकों को मिलता है। वो किसी विशेष उपचार के लिए पूरी औषध श्रेणी में से कोई भी एक मेडिसिन दे सकता है। फिर औषध के प्रभाव के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है, राइट। फिर रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, और लक्ष्य अणुओं पर जो है औषधों को वर्गीकृत किया जाता है। इसमें से ध्यान रखें जो लक्ष्य अणु क्या होते हैं, ये 3 नंबर में जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम यहाँ पर विभिन्न वर्गों की जो औषध हैं उनके चिकित्सकीय प्रभाव को समझते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो है
प्रति अम्ल को पढ़ेंगे, फिर प्रति हिस्टामिन को पढ़ेंगे और इस तरीके से हम क्रमवार तरीके से इन सबको पढ़ते चलेंगे। राइट, तो सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर प्रति अम्ल या एंटी एसिड क्या होते हैं। देखिए, प्रति अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं, राइट, जो कि अम्ल की अधिकता को उदासीन करते हैं या द्रव की जो अम्लता है या द्रव का पीएच मान को उपयुक्त स्तर पर लाते हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, प्रति अम्ल कहा जाता है। राइट, तो वे रासायनिक पदार्थ जो अमाशय में उत्पन्न हुए, राइट, अमाशय में उत्पन्न हुए अम्लता की प्रभाव को या अम्लता की अधिकता को उदासीन करते हैं, अम्लता के प्रभाव को जो है हटाते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, प्रति अम्ल कहा जाता है। राइट, अब यहां पर समझते हैं कि आखिरकार जो है अम्लता क्यों होती है। तो देखिए, अगर हम देखें तो हमारे शरीर में अमाशय होता है, हमारे शरीर में अमाशय, राइट, हमारे शरीर में अमाशय और अमाशय में होती है जठर ग्रंथियां। अमाशय की भीतरी दीवारों पर जठर ग्रंथियां होती हैं और उन जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है और इसी जठर रस में भी क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हमारे शरीर में HCl नहीं होगा तो भोजन का पाचन भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। राइट, तो जो HCl का स्त्रावण है वो जठर ग्रंथियों से होता है और यह हमारे भोजन के पाचन के लिए क्या होता है, अति अनिवार्य होता है। परंतु यदि अगर किसी वजह से अगर हम कोई उपयुक्त या संतुलित भोजन ग्रहण नहीं करते हैं या अन्य किसी कारण से यदि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसका स्त्रावण जठर ग्रंथियों से होता है, यदि अधिक मात्रा में इस अम्ल का स्त्रावण होता है तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पेट में अम्लता बढ़ती है या जिसको हम क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। तो एसिडिटी क्या होती है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, राइट, निश्चित अवस्था से अधिकता को ही या नियत अवस्था, तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की नियत अवस्था से अधिकता, राइट, या प्रबलता को बढ़ने को ही क्या कहा जाता है, अम्लता कहा जाता है। राइट, और यदि अम्लता होगी तो उससे पेट में जलन होगी। राइट, क्या होगा, उससे पेट में जलन होती है, पीड़ा होती है, साथ ही साथ उत्तेजना भी होती है। और जब कभी अगर हमारे अमाशय में अम्लता बढ़ती जाती है तो उससे हमारे अमाशय में घाव भी हो सकते हैं। राइट, घाव भी हो सकते हैं। और अगर फिर भी अगर अम्लता का हमने इलाज नहीं किया और ज़्यादा स्थिति बिगड़ी तो उस स्थिति में जो है हमारे अमाशय में अल्सर या व्रण भी हो सकते हैं। और ये अल्सर चूंकि प्राण घातक होते हैं इसीलिए इनको केवल और केवल वहाँ से इनको हटाने के लिए जो है अमाशय का जो रोगग्रस्त हिस्सा है उसको काटना ही पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि अम्लता कोई छोटी चीज़ नहीं है। अगर हमारे जो है अमाशय के द्वारा या जठर ग्रंथियों के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण अधिक होता है या प्रबलता बढ़ती है तो उससे अम्लता बढ़ेगी, जिससे बहुत अधिक पीड़ा होती है या उत्तेजना होती है। अगर ज़्यादा अम्लता बढ़ेगी तो घाव भी हो जाएगा और उस घाव से फिर अल्सर एवं व्रण भी हो सकते हैं। और ये गल्सर और जो व्रण है इनको हटाने के लिए हमें अमाशय का जो रोगग्रस्त हिस्सा उसको काटना पड़ता है। राइट, तो ये अम्लता होती है और इसी अम्लता को दूर करने के लिए जो रसायन दी जाती है अर्थात वे औषध जो अमाशय में उत्पन्न हुए अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देते हैं या अम्लता को दूर कर देते हैं या अम्लता के प्रभाव को हटा देते हैं, उन्हें ही प्रति अम्ल कहा जाता है। अब प्रति अम्ल कौन कौन सी है या इतिहास क्या क्या रहा है ये हम समझते हैं। राइट, तो अम्लता का उपचार देखिए 1970 तक अम्लता का उपचार जो है वो क्षार के द्वारा किया जाता था। राइट, पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि जब अम्ल की अभिक्रिया किससे होती है, क्षार से होती है, तो उससे क्या होता है, लवण बनता है और जल बनता है और इसको हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो 1970 तक अम्लता का उपचार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
या एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कल हमने देखा था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन सब के माध्यम से पेट की अम्लता को दूर किया जाता था। अर्थात पेट की अम्लता को दूर करने के लिए हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार दिए जाते थे। परंतु जब हम क्षार देते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर जो क्षार है वो हमारे अमाशय को क्षारीय कर देता है, और क्षारीय प्रकृति होने के कारण यह अधिक अम्ल उत्पादन को क्या करता है, प्रेरित करता है। अर्थात जो अत्यधिक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, राइट, अत्यधिक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो हमारे पेट को क्षारीय कर देता है और वो अधिक अम्ल के स्त्रावण को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। इसी वजह से अधिक से अधिक अम्ल का क्या होगा, उत्पादन होगा, और एक निश्चित अवधि के बाद में जो अम्लता है वो और अधिक क्या होगी, बढ़ेगी। इसीलिए जो धात्विक ऑक्साइड है, राइट, धात्विक हाइड्रोक्साइड है, सॉरी, जो धात्विक हाइड्रोक्साइड है ये अम्लता के उपचार में बेहतर होते हैं, राइट। इसके साथ ही ये पीएच की उदासीनता को भी नहीं बढ़ने देते हैं। और साथ ही साथ याद रखें, चाहे वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या फिर धात्विक हाइड्रोक्साइड हो, ये दोनों ही उपचार लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, कारण को नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि अम्लता बढ़ेगी तो उसके लक्षण को कम करेंगे, अम्लता किस वजह से बढ़ रही है उस कारण को ये दोनों ही जो है वो नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। अब अगर हम देखें तो प्रमुख प्रति अम्ल कौन से हैं, और यहां से 3 नंबर के प्रश्न आने की मैक्सिमम संभावना है, राइट। 3 नंबर में टिप्पणी आएगी, प्रमुख क्या हो जाएंगे, या प्रति अम्लों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर प्रति अम्ल कौन कौन से हो जाएंगे, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, और रेनिटिडीन, राइट, या जेंटेक, जो वर्तमान समय में जो सबसे प्रचलित और सबसे अधिक उपयोगी जो मेडिसिन हो जाएगी वो रेनिटिडीन या जेंटेक मेडिसिन हो जाएंगी, राइट। तो ये क्या हो जाएंगे, प्रमुख प्रति अम्ल हो जाएंगे। क्लियर। अब हम समझते हैं यहाँ पर प्रतिहिस्टामिन। तो प्रतिहिस्टामिन को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर हिस्टामिन क्या होता है। तो देखिए, हिस्टामिन एक शक्तिशाली वाहिका विस्फारक या वैसोडाइलेटर है, राइट। हिस्टामिन एक शक्तिशाली वाहिका विस्फारक या वैसोडाइलेटर होता है, और हिस्टामिन की स्त्रावण के कारण ही जो है एलर्जी उत्पन्न होती है, ये मुख्य चीज है, राइट। तो हिस्टामिन एक शक्तिशाली वाहिका विस्फारक है और इसके स्रावण से एलर्जी उत्पन्न होती है, और एलर्जी उत्पन्न होने से सर्दी, जुकाम, शरीर पर चकत्ते आना, राइट, त्वचा संबंधी कई बीमारियां जो हैं वो एलर्जी से क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, राइट। और जिन व्यक्तियों को भी एलर्जी होती है, चाहे वो धूल से हो, फूल से हो, किसी भी वस्तु से हो, जैसे ही वो एलर्जिक वस्तुओं के संपर्क में आएंगे तुरंत उनको सर्दी, जुकाम, हेडेक या कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, राइट। और इनके इलाज के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उनको ही क्या कहा जाता है, प्रतिहिस्टामिन कहा जाता है, राइट। तो जो प्रतिहिस्टामिन औषध है उनको प्रति एलर्जिक औषधि भी कहा जाता है, क्योंकि प्रतिहिस्टामिन औषध वे औषध होती हैं जिनके प्रयोग से एलर्जी को दूर किया जाता है, अर्थात हिस्टामिन के स्त्रावण को नियंत्रित किया जाता है तथा एलर्जी जैसे त्वचा पर चकत्ते आना, सर्दी होना, जुकाम होना, खुजली, अस्थमा, राइट, सिर दर्द इत्यादि को नियंत्रित या दूर किया जाता है, उन्हें ही प्रतिहिस्टामिन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएंगे, अब ये नाम आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, राइट। ब्रोमफेनिरामिन, राइट, डाइमेटेप, फिर क्या हो जाएगा, टरफेनाडीन हो जाएगा, सेल्डेन हो जाएगा, सिट्रीजिन हो जाएगा, राइट, फिर प्रोमेथाजिन हो जाएगा, फिर क्लोरफेनरामिन हो जाएगा। तो ये इतनी जो है ड्रग हैं या इतनी औषध जो हैं वो प्रति क्या हो जाएंगे, हिस्टामिन हो जाएंगे। तो ब्रोमफेनिरामिन हो जाएगा,
टरफेनेडीन हो जाएगा, सिट्रीजन हो जाएगा, प्रोमेथाजिन हो जाएगा, फिर क्लोरफेनारामिन हो जाएगा। इतनी जो है प्रति हिस्टामिन क्या हो जाएंगी, औसत हो जाएंगी। अब तीसरा वर्ग आ जाएगा तंत्रिकीय सक्रिय औसत। तो तंत्रिकीय सक्रिय औसत क्या होती हैं, देखिए ऐसी औसत तंत्र की जो तंत्र की राइट तंत्र की सक्रिय क्या हो जाएंगे, औसत हो जाएंगे। देखिए तंत्र की सक्रिय औसत वे औसत हैं जो तंत्रिका से ग्राही तक संदेश वहन करने की प्रक्रिया को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मान लेते हैं कि अगर हमारे शरीर में कहीं पर भी घाव है, कहीं पर भी चोट लगी है या कहीं पर भी कुछ भी है, तो वहाँ से जो संदेश है वो हमारे मस्तिष्क तक पहुँचता है और फिर मस्तिष्क में जाकर हमें जो है दर्द की क्या होती है, अनुभूति होती है। परंतु अगर किसी तरीके से जो संदेश है राइट, संदेश वहन को अगर हम प्रभावित कर दें तो फिर जो हमें दर्द है या फिर किसी भी शरीर के अंग में किसी भी प्रकार की अगर कोई भी प्रभाव है तो वो हमारे मस्तिष्क को महसूस नहीं होगा और हम उस दर्द से क्या कर लेंगे, छुटकारा पा लेंगे राइट। और इस प्रकार की जो औषधियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं, तंत्रिकीय सक्रिय औषध कहा जाता है। तो तंत्रिकीय सक्रिय औषध वे औषध हैं जो तंत्रिका से ग्राही तक संदेश वहन करने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, उनको तंत्रिकीय सक्रिय औषध कहा जाता है। और ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रशांतक राइट, ट्रैंक्विलाइजर्स, और दूसरा हो जाएंगी पीड़ाहारी, एनाल्जेसिक हो जाएंगी राइट। और यहाँ से दोनों से 11-11 नंबर का या 5-5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रशांतक किसे कहते हैं या पीड़ाहारी दवाएं या पीड़ाहारी औषध से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। या फिर 11 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि तंत्रिकीय सक्रिय औषध कौन कौन सी होती हैं राइट, विवरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए राइट। तो अब हम यहाँ पर एक एक को पढ़ेंगे और इनको भी बहुत डिटेल में। सबसे पहला हो जाएगा प्रशांतक या ट्रैंक्विलाइजर्स हो जाएगा। प्रशांतक की परिभाषा 3 नंबर के लिए क्या हो जाएगी, देखिए प्रशांतक रासायनिक यौगिकों का वह वर्ग है जिनका उपयोग तनाव तथा छोटी या बड़ी मानसिक बीमारियों के इलाज या उपचार में किया जाता है राइट। तो प्रशांतक वे औषध हैं जिनका उपयोग राइट मानसिक तनाव या छोटी या बड़ी मानसिक बीमारियों के उपचार में किया जाता है, उन्हें ही प्रशांतक या ट्रैंक्विलाइजर्स कहा जाता है राइट। जो प्रशांतक हैं ये अच्छा होने की भावना को क्या करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं राइट। प्रशांतक को जैसे ही हम ग्रहण करते हैं तो ये हमें अच्छा महसूस कराते हैं और उसकी वजह से ही जो चिंता है, तनाव है, क्षोभ है या फिर उत्तेजना है, उससे क्या होती है, मुक्ति मिल जाती है राइट। जो प्रशांतक हैं ये नींद की गोलियों का आवश्यक क्या होते हैं, घटक होते हैं। साथ ही साथ प्रशांतक कई प्रकार के होते हैं और इनकी जो कार्यविधि है वो भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो प्रशांतक के अगर हम प्रकार देखें तो प्रशांतक के हम यहाँ पर प्रकारों की बात करते हैं। पहला हो जाएगा नॉरएड्रेनालिन हो जाएगा और ये भी यहाँ पर 3 नंबर में मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए नॉरएड्रेनालिन एक तंत्रिकीय संचारक या फिर न्यूरोट्रांसमीटर होता है राइट। तो नॉरएड्रेनालिन एक तंत्रिकीय संचारक या न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो मनोदशा परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि किसी कारणवश नॉरएड्रेनालिन का स्तर या मात्रा कम हो जाती है तो संकेत भेजने की जो गति है वो भी क्या होती है, धीमी पड़ जाती है और संकेत भेजने के कारण ही व्यक्ति क्या होता है, अवसादग्रस्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर नॉरएड्रेनालिन राइट, नॉरएड्रेनालिन की स्तर या मात्रा कम हो जाने की वजह से जो है संकेत भेजने की क्रिया धीमी हो जाएगी और व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाएगा राइट। और जब व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाता है तो उस स्थिति में प्रति अवसादक जो है औषधों की आवश्यकता होती है। ये औषधियाँ जो है नॉरएड्रेनालिन का निम्नीकरण
उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम को क्या करती हैं, संदमित करती हैं और इससे अवसाद का जो है वो प्रतिकार हो जाता है। राइट, तो कुल मिलाकर अगर नॉरएड्रेनालिन जो है संदमित हो जाएगा तो उससे व्यक्ति अवसाद की स्थिति से बाहर हो जाएगा। और इसके लिए दो दवाइयां हैं, एक क्या हो जाएगा, इप्रोनाइजिड हो जाएगा और फिनलेंजिन हो जाएगा। तो फिनलेंजिन और इप्रोनाइज्ड जो दवाइयां हैं वो प्रति अवसादक, राइट, प्रति अवसादक औषधों के रूप में दी जाती। साथ ही साथ अगर कुछ प्रशांतक जो है वो क्लोरडाइजेपॉक्साइड और मेप्रोवमेट जो है तनाव दूर करने के लिए भी जो है दी जाती हैं, और ये कैसी होती हैं, अपेक्षाकृत मंद जो है वो मंद प्रशांतक होती हैं। तो ध्यान रहे, इप्रोनाइज्ड, राइट, इप्रोनाइजिड और फिनलेंजिन जो है ये अवसाद प्रति अवसादक औषध है। राइट, वहीं पर अगर हम देखें तो क्लोरडाइजेपॉक्साइड जो है एवं क्या हो जाएगा, मेप्रोवमेट, ये तनाव को दूर करने के लिए दी जाने वाले प्रशांतक हैं जो कि मंद प्रशांतक होते हैं। इसके साथ ही इक्वेनिल एक ऐसा प्रशांतक है जिसका उपयोग अवसाद और अति तनाव के नियंत्रण के लिए किया जाता है। राइट, साथ ही साथ जो प्रशांतक हैं वो दो प्रकार के भी होते हैं, एक क्या हो जाएंगे, सम्मोहक, और दूसरे क्या हो जाएंगे, विसम्मोहक हो जाएंगे। राइट, हिप्नोइक हो जाएंगे और नॉन हिप्नोइक हो जाएंगे। बहुत ही सीधी है। देखिए, सम्मोहक ऐसे प्रशांतक होते हैं जो निद्राजनक होते हैं, अर्थात जैसे ही हम जो है सम्मोहक या हिप्नोइक जो है प्रशांतक को ग्रहण करते हैं तो उससे नींद आती है। तो जो सम्मोहक, राइट, सम्मोहक प्रशांतक होते हैं वो निद्राजनक होते हैं। राइट, और ये ऐसे रोगियों को दिए जाते हैं जो काफ़ी हिंसात्मक प्रकृति के होते हैं। राइट, और जब निराशा एवं अति तनाव की स्थिति होती है तो हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोगों को जो है सम्मोहिक या हिप्नोइक जो है प्रशांतक दिए जाते हैं। और इनके उदाहरण क्या हो जाएंगे, डाइजीपाम हो जाएगा और सिकोनल आदि। राइट, फिर हो जाएगा विसम्मोहक या नॉन हिप्नोइक हो जाएगा। राइट, ये निद्राजनक नहीं होते हैं, अर्थात इनको लेने से नींद नहीं आती है, तो उन प्रशांतक को विसम्मोहक प्रशांतक कहते हैं। और ये औषधियाँ अति निराशा एवं आत्मविश्वास की कमी की स्थिति में दी जाती हैं, और इन औषधियों को जैसे ही व्यक्ति ग्रहण करता है वह अच्छा महसूस करने लगता है और इस वजह से वह अति निराशा या आत्मविश्वास की कमी की स्थिति से बाहर आ जाता है। उदाहरण क्या हो जाएगा, एक्वेनिल हो जाएगा, राइट, रेसरप्रिन हो जाएगा, सेरोटोनिन हो जाएंगी, ये सभी क्या हो जाएंगे, नॉन हिप्नोइक प्रशांतक हो जाएंगे। फिर आगे हमारा जो हो जाएगा पीड़ाहारी या एनाल्जेसिक हो जाएगा। राइट, तो जो सक्रिय तंत्रिका औषध है उनमें से एक जो है प्रशांतक को हम पढ़ चुके हैं, दूसरा हो जाएगा पीड़ाहारी। राइट, पीड़ाहारी क्या होती है, देखिए पीड़ाहारी वे औषध होती हैं जो शरीर की पीड़ा को हर कर लेती हैं या शरीर की पीड़ा को दूर कर लेती हैं, उनको पीड़ाहारी कहते हैं। लेकिन अगर ये परीक्षा में 3 नंबर में पूछी जाए तो इसकी हम एक सटीक परिभाषा लिखेंगे। पीड़ाहारक वे औषध हैं जो दर्द को बिना चेतना क्षीणता के या मनोसंभ्रम के या असमन्वय के या पक्षाघात या तंत्रिका में अन्य कोई बाधा उत्पन्न किए या तो कम कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं। राइट, कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी ऐसा ड्रग ले लें जिससे आपको संभ्रम की स्थिति हो जाती है, राइट, या आपकी चेतना क्षीण हो जाती है, तो वो फिर पीड़ाहारी नहीं होगी। राइट, तो पीड़ाहारी वे औषध हैं जो बिना चेतना क्षीणता के, मनोसंभ्रम के, असमन्वय के, पक्षाघात के, तंत्रिका तंत्र में अन्य कोई बाधा उत्पन्न किए या तो दर्द को कम कर देते हैं या उसको दूर कर देते हैं, उसे ही पीड़ाहारी औषध कहते हैं या एनाल्जेसिक कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। राइट, पहला क्या हो जाएगा, अस्वापक अनासक्त पीड़ाहारी।
अब ये जो वर्ड है ये आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, राइट। और यहाँ पर जो अस्वापक जो शब्द जुड़ा है वो कैसा हो जाएगा, नारकोटिक हो जाएगा। और इसको मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो दोनों हैं, चाहे प्रशांतक हो और चाहे क्या हो, पीड़ाहारी हो, दोनों ही नारकोटिक होती हैं। क्यों? क्योंकि इनसे जो है तंत्रिका सक्रिय, दोनों ही तंत्रिका सक्रिय औषध होती हैं। तो यहाँ पर स्वापक एवं अस्वापक में जो है ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर मुख्य बात आपको ये याद रखना है कि अनासक्त, और इसका अंग्रेजी आप याद रखें, नॉन एडिक्टिव हो जाएगा। तो नारकोटिक और एडिक्टिव पीड़ाहारी हो जाएगी, और नॉन नारकोटिक, राइट, और नॉन क्या हो जाएगी यहाँ पर, एडिक्टिव जो है पीड़ाहारी हो जाएगी। तो इन दोनों में बिल्कुल सीधा सा अंतर है जो कि यहाँ पर लिखा है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, अस्वापक अनासक्त पीड़ाहारी, अर्थात नॉन नारकोटिक और नॉन एडिक्टिव क्या हो जाएगी, पीड़ाहारी हो जाएगी। सीधी सी परिभाषा, ऐसी पीड़ाहारी जिसके लगातार सेवन से या अत्यधिक सेवन के पश्चात भी लेने की आदत नहीं पड़ती है, राइट। तो ऐसी पीड़ाहारी जिनके अत्यधिक या लगातार सेवन से इनको लेने की या ग्रहण करने की आदत नहीं होती है, उनको अनासक्त पीड़ाहारी या नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए एस्पिरिन हो जाएगा, पैरासीटामॉल हो जाएगा, ब्यूटीजोन हो जाएगा, एनाल्जिन हो जाएगा। और इसमें से हो सकता है 5 नंबर पे एस्पिरिन पे टिप्पणी भी आ जाए। तो अगर एस्पिरिन पे जैसे 5 नंबर की टिप्पणी आती है या 3 नंबर में आती है, तो हम ये जो जानकारी है ये भी दे सकते हैं। और एस्पिरिन से 5 नंबर का प्रश्न बनने की संभावना है कि एस्पिरिन क्या होता है, राइट, इसकी गुण विशेषताओं को लिखिए। तो एस्पिरिन को अगर जब हम लिखेंगे 5 नंबर में, किसी भी ड्रग के बारे में लिखना है, तो सबसे पहले वो किस वर्ग की आती है, राइट, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसका महत्व क्या है, ये अगर हम लिखेंगे तो हमको बहुत अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, एस्पिरिन एक अस्वापक अनासक्त पीड़ाहारी अर्थात नॉन नार्कोटिक नॉन एडिक्टिव क्या है, औषध है, राइट। और ये अति प्रचलित उदाहरण है किसका, अनासक्त पीड़ाहारी का अति प्रचलित उदाहरण है। ये एक ऐसी औषध है जो कंकाल की पीड़ा, जैसे संधि शोध हो जाएगा, अर्थराइटिस हो जाएगा। अर्थराइटिस में भी अगर आप देखें तो व्यक्तियों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। तो कंकाल की पीड़ा या हम कह सकते हैं कि हड्डियों से संबंधित पीड़ा होने पर एस्पिरिन दी जाती है, जो कि बहुत ही जल्द आराम देती है। इसके साथ ही एस्पिरिन को कंकाल की पीड़ा होने पर दिया जाता है, साथ ही साथ ज्वर कम करना, राइट, एंटीपायरेटिक के रूप में भी एस्पिरिन को दिया जाता है। और इसके साथ ही बिंबाणु स्कंदन को रोकने के लिए भी जो है एस्पिरिन दी जाती है। अब इसका एक और यहाँ पर समझिए, कई बार जो है हो सकता है आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि क्या कारण है कि यहाँ पर दिल के जो दौरे रोकने में एस्पिरिन दी जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, एस्पिरिन जो है बिंबाणु के स्कंदन को रोकती है, अर्थात रक्त के थक्का ना बनने देने के कारण ही एस्पिरिन का उपयोग दिल के दौरों को रोकने में भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो दिल के दौरे को रोकने के लिए एस्पिरिन दी जाती है ताकि क्या हो, इससे रक्त के थक्का ना बने या दिल के दौरा जो है व्यक्ति को पड़ने पर उसको राहत मिले, राइट। अब दूसरी हो जाएगी यहाँ पर स्वापक या क्या हो जाएगी, एडिक्टिव हो जाएगी। तो ऐसी पीड़ाहारी जिसे लगातार लेने से या अत्यधिक सेवन से उसको लेने की ग्रहण करने की आदत पड़ जाती है, उसको ही स्वापक पीड़ाहारी कहते हैं, राइट। और ये जब ये पीड़ाहारी औषधीय मात्रा में दी जाते हैं तो इनसे पीड़ा से क्या होती है, मुक्ति होती है और नींद भी आती है। अब ये जो स्वापक पीड़ाहारी हैं या जिनसे आदत पड़ जाती है, नॉर्मली ये आपको जो है मेडिकल स्टोर पर तो मिलेगी नहीं, ना ये टैबलेट के रूप में अवेलेबल होती है, ये इंजेक्शन के रूप में अवेलेबल होती हैं। और इनका प्रयोग कब करते हैं, तो वो करते हैं शल्य क्रिया ऑपरेशन के बाद में।
राइट। तो ये जो स्वापक पीड़ाहारी होती हैं इनका प्रयोग एक तो शल्य क्रिया ऑपरेशन के बाद में, भाई शल्य क्रिया या किसी की सर्जरी होगी तो जब उसकी सर्जरी होगी तो उसको काफ़ी पेन होगा, उससे मुक्ति दिलाने के लिए जो है शल्य क्रिया ऑपरेशन के बाद में, साथ ही हृदय शूल हो या फिर अंतिम अवस्था के जो कैंसर की पीड़ा होती है, अंतिम अवस्था के कैंसर की पीड़ा भी बहुत घातक होती है, या प्रसव पीड़ा, तो ये 4 चीज़ें याद रखें आप। शल्य क्रिया ऑपरेशन के बाद होने वाली पीड़ा, या हृदय शूल या अंतिम अवस्था के कैंसर की पीड़ा, या फिर प्रसव पीड़ा में आराम देने के लिए इन जो है एनाल्जेसिक, राइट, एनाल्जेसिक जो है स्वापक पीड़ाहारी को दिया जाता है। क्लियर। अगर इसके साथ ही ये भी ध्यान रखें कि ये जो पीड़ाहारी हैं, अगर ये विषैली मात्रा में, अगर इनका डोज ज़्यादा हो जाए या इनको आप ज़्यादा मात्रा में ले लें, तो अगर ये ज़्यादा मात्रा में ले लेती हैं, ज़्यादा मात्रा में ले ली जाए, तो विषैली मात्रा में ये भाव शून्यता, व्यक्ति हर एक स्थिति में उसका एक ही भाव रहेगा, या समपूर्छा हो जाएगा, मड़ोर हो जाएगा, राइट, अर्थात मूर्छित हो जाएगा, और अंत में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए इनको बहुत ही सोच विचार कर जो है चिकित्सकों द्वारा दिया जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, मार्फिन हो जाएगा और इसके कई क्या हो जाएंगे, समझात हो जाएंगे, राइट। तो ये हमने यहाँ पर सक्रिय तंत्रिका औषध के बारे में पढ़ लिया है। अब हमारा जो चौथा टॉपिक है वो कौन सा हो जाएगा, प्रति सूक्ष्म जैविक हो जाएगा या एंट्री माइक्रोबियल हो जाएगा, और इसके भी 3 भाग हैं वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते क्या है कि प्रति सूक्ष्म जैविक क्या होते हैं, राइट। देखिए हमारी प्रकृति में कई सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु है, विषाणु है, राइट, कवक हो जाएगा, जीवाणु विषाणु कवक इत्यादि जो सूक्ष्म जीव हैं, अगर ये किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएं या फिर किसी भी वस्तु पर, भोज्य पदार्थ में या कहीं पर भी अगर ये प्रवेश कर जाएं तो ये व्यक्तियों को रोगी बना सकते हैं या कई रोगों को उत्पन्न करने में भूमिका निभाते हैं। इसीलिए हमारे शरीर को या आसपास के वातावरण को सूक्ष्म जीवों से दूर रखने के लिए ही प्रति सूक्ष्म जीवों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे कोरोना बीमारी, ये भी तो क्या है, एक माइक्रोबियल क्या है, बीमारी है। अगर आपके शरीर में कोई भी जीवाणु है, वायरस है या कवक है या और कोई अन्य सूक्ष्म जीव अगर प्रवेश कर जाए तो आप बीमार हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर इनके निवारण के लिए प्रति सूक्ष्म जैविक औषधियाँ दी जाती हैं। तो प्रति सूक्ष्म जैविक वे औषध हैं जो चयनित जीवाणु, उसके लिए क्या दी जाएगी, प्रति जीवाणु दी जाएगी, राइट। फिर क्या हो जाएगा, कवक के लिए प्रति कवक हो जाएगी, वायरस के लिए क्या हो जाएगी, एंटीवायरल, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बैक्टीरिया के लिए क्या होगी, एंटी बैक्टीरिया, राइट। फंजाई के लिए एंटी फंजाई, राइट, एंटीवायरल हो जाएगी, या जो है प्रति परजीवी। तो प्रति सूक्ष्म जैविक औषधियाँ वे औषधियाँ होती हैं जो चयनित जीवाणु है तो उसके लिए प्रति जीवाणु, कवक है तो प्रति कवक, राइट, वायरस है तो प्रति वायरस, परजीवी है तो परजीवी के रूप में देकर ये उन सूक्ष्म जीवों का या तो विनाश करती हैं या फिर उनकी वृद्धि को रोकती हैं या सूक्ष्म जीवों के परजीवी प्रभाव को रोकती हैं। तो प्रति सूक्ष्म जैविक वे औषध है जो सूक्ष्म जीवों को या तो नाश करती हैं या उनकी वृद्धि को रोकती हैं या उनके जो परजीवी है कि दूसरे जीव में जैसे ही वो प्रवेश करेंगे तो उसके प्रभाव को ये क्या करती हैं, रोकती हैं, राइट। उन औषधों को ही क्या कहा जाता है, एंट्री माइक्रोबायोलॉजिकल औषध कहा जाता है। और व्यक्तियों को या एक तरीके से अगर देखें सजीवों को जीवाणु, वायरस, कवक से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। और जो प्रति सूक्ष्म जैविक होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं, फिर एंटीसेप्टिक हो जाएंगे और डिसइंफेक्टेंट हो जाएंगे। इनको पढ़ने से पहले मैं आपको सीधा बता दूं इन तीनों में अंतर क्या होता है। प्रति जैविक को हम जो है लेते हैं, राइट, जैसे आप टैबलेट के रूप में लेते हैं, एंटीबायोटिक जो है टैबलेट हम खाते हैं। अभी आपको जब भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई भी बीमारी होती है तो आप एंटीबायोटिक टैबलेट खाते हैं, तो इनको हम जो है मुख से ग्रहण करते हैं, राइट।
फिर दूसरी हो जाएंगी पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक होती हैं, राइट। ये भी सूक्ष्म जीवों को मारती हैं, लेकिन इनको मुख से ओरल ग्रहण ना करके इनको एक तरीके से जहां पर भी घाव होता है वहां पर सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और फिर हो जाएगा रोगाणुनाशी डिसइंफेक्टेंट हो जाएंगे, राइट। तो ये जीवित कोशिकाओं पर इनका प्रयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक का। जो वस्तुएं होती हैं उनको रोगाणु मुक्त करने के लिए या सूक्ष्म जीवों को हटाने के लिए डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग किया जाता है, राइट। तो अब हम यहाँ पर इन तीनों को भी एक एक करके पढ़ेंगे और ये भी 5-5 नंबर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रतिजैविक क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। या एंटीसेप्टिक किन्हें कहते हैं, इनका उपयोग क्या है, या रोगाणुनाशी क्या होते हैं, इनके महत्व को समझाइए। तो हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, प्रतिजैविक हो जाएगा या एंटीबायोटिक हो जाएगा। अब एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, तो देखिए प्रतिजैविक पूर्ण या आंशिक रूप से रासायनिक संश्लेषित द्वारा प्राप्त उन पदार्थों को कहा जाता है जो कम सांद्रता में सूक्ष्म जीवों के उपापचयी प्रक्रमों में अवरोध उत्पन्न करते हैं और इस अवरोध से जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी वृद्धि को रोकते हैं या उनका विनाश करते हैं, राइट। तो कुल मिलाकर प्रतिजैविक वे औषध हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकते हैं या उनका विनाश करते हैं। अगर 3 नंबर में प्रश्न पूछी जाए तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन बहुत ही जो है शानदार होगी। तो प्रतिजैविक पूर्ण या आंशिक रूप से रासायनिक संश्लेषण द्वारा प्राप्त वे पदार्थ हैं जो कम सांद्रता में सूक्ष्म जीवों के उपापचयी प्रक्रमों में अवरोध उत्पन्न करके उनकी वृद्धि को रोकते हैं या उनका विनाश करते हैं। साथ ही जो प्रतिजैविक है ये ऐसे रसायन हैं, अगर इनकी दूसरी परिभाषा अगर हम देने तो जो जर्मन जीव विज्ञानी पॉल एलिस ने दी है, पॉल एलिस के अनुसार प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक ऐसे रसायन हैं जो आक्रमणकारी जीवों पर तो प्रतिकूल असर डालते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी पर अगर कोई प्रति सूक्ष्म जीवी है, जैसे वायरस है, कवक है या बैक्टीरिया है, तो प्रति जो आक्रमण जो दूसरा सूक्ष्म जीवी है जो हमारे शरीर पर आक्रमण कर रहा है उस पर तो प्रतिकूल असर डाले, परंतु परपोषी या जो भी होस्ट है उस पर नहीं। तो ऐसे रसायन जो आक्रमणकारी जीवों पर तो क्या करते हैं, प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, परंतु परपोषी या होस्ट पर नहीं, उसे ही प्रतिजैविक कहते हैं। और ये परिभाषा पॉल एलिस ने दी। अब इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो एंटीबायोटिक होते हैं इनके भी 2 तरीके से प्रभाव होते हैं। एक तो क्या हो जाएगा, साइडल हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, निरोधक हो जाएगा या स्टैटिक हो जाएगा। यहाँ पर जब एंटीबायोटिक ली जाती है तो हमारे शरीर में जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं यदि उनका नाश हो जाए, तो कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जिनको लेने से आपके शरीर में जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनका नाश हो जाता है, परंतु सभी एंटीबायोटिक जो है साइडल नहीं होती। कारण क्या है कि कुछ जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे शरीर की क्रियाविधि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो प्रतिजैविक जो है नाशक या साइडल भी होते हैं और निरोधक स्टैटिक प्रभाव भी उनका होता है। और इसी आधार पर जो प्रतिजैविक है ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो प्रतिजैविकों का सूक्ष्म जीवों पर नाशक या निरोधक प्रभाव होता है और इसी आधार पर 2 प्रकार के एंटीबायोटिक होते हैं, एक हो जाएंगे जीवाणुनाशी और एक हो जाएंगे जीवाणु निरोधी। तो ऐसी एंटीबायोटिक, राइट, यहाँ पर ऐसी एंटीबायोटिक जो कि सूक्ष्म जीवों को क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, उनको जीवाणुनाशी कहते हैं, और जो उनकी वृद्धि को रोकते हैं वो जीवाणु निरोधी हो जाएगा। तो यहाँ पर जीवाणुनाशी जो है एंटीबायोटिक, अब इनके आप नाम याद रखना। तो जीवाणुनाशी एंटीबायोटिक में सब पहली कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर पेनिसिलिन हो जाएगी। और यह जो है आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इसकी खोज की गई थी। तो पेनिसिलिन, राइट, एमिनोग्लाइकोसाइड, राइट, ऑफ्लोकॉक्सिन, राइट, ऑफ्लोकॉक्सिन, पेनिसिलिन, राइट, एमिनोग्लाइकोसाइड, ये तीनों ही जीवाणुनाशी क्या हैं, एंटीबायोटिक हैं।
राइट। तो प्रतिजैविक है, ये तीनों जीवाणुनाशी क्या हो जाएंगी, एंटीबायोटिक। और जीवाणु निरोधी कौन सी हो जाएंगी, एरिथ्रोमाइसिन हो जाएगी, राइट। और इसको आपने अभी कोरोना में बहुत, अगर आप देखें तो कोरोना के इलाज में अगर किसी को भी फीवर आया, जुकाम हुआ, उसको सबसे पहले एरिथ्रोमाइसिन ही देते थे, राइट। तो एरिथ्रोमाइसिन हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा, क्लोरोरेम्फेनिकोल हो जाएगा। तो ये सभी क्या हो जाएंगी, जीवाणु निरोधी जो हैं क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एंटीबायोटिक हो जाएंगी। अब इसके साथ ही हम सल्फा औषधियाँ भी पढ़ते हैं। तो देखिए सल्फा औषधियाँ ये रसोचिकित्सा औषधियाँ हैं, अर्थात ये एंटीबायोटिक के समान ही क्रियाशील होती हैं, परंतु ये जो है इनको प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाता है। तो सल्फा औषधियाँ रसोचिकित्सा औषधियाँ होती हैं, अर्थात ये एंटीबायोटिक के समान क्रियाशील हैं और इन्हें प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाता है। और जो कई सल्फा औषधियाँ होती हैं या सल्फा ड्रग होती हैं, उनको एंटीबायोटिक की जगह जो है वो प्रदान किया जाता है, राइट। इसके साथ ही जो एंटीबायोटिक है, ये जो सल्फर ड्रग है, ये एंटीबायोटिक के समान ही सूक्ष्म जीवों को या तो नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोकती हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, सल्फाडाइजीन हो जाएगा, सल्फापिरोडीन हो जाएगा, राइट, सल्फागुआनिडीन हो जाएगा, ये प्रमुख सल्फा ड्रग्स हो जाएंगी। अब हम पढ़ते हैं दूसरा, पूतिरोधी या एंटीसेप्टिक हो जाएगा। तो इसकी 3 नंबर की परिभाषा क्या हो जाएगी, देखिए पूतिरोधी ऐसे रसायन होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को या तो नाश कर देते हैं, सूक्ष्म जीवों का या तो नाश कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं, राइट। तो पूतिरोधी ऐसे रसायन हैं जो या तो सूक्ष्म जीवों को नाश कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं, राइट। और इन्हें प्रतिजीवाणु या एंटीबायोटिक की तरह खाया नहीं जाता है। एंटीबायोटिक जैसे अगर हम देखें पेनिसिलिन है, राइट, आफ्लोकॉक्सिन हो जाएगा या एरिथ्रोमाइसिन हो जाएगा, राइट, इनको हम टैबलेट के रूप में खाते हैं। परंतु जो एंटीसेप्टिक हैं, राइट, एंटीसेप्टिक हैं, पूतिरोधी हैं, उनको खाया नहीं जाता है, राइट। इनको सजीव ऊतकों, राइट, सजीव ऊतकों का मतलब क्या हो जाएगा, अगर आपके शरीर में कहीं पर भी घाव है, चोट है या कहीं पर भी अल्सर है या रोगग्रस्त क्या है, त्वचा की सतह पर इनको लगाया जाता है। तो ये भी जो है जीवाणुओं, सूक्ष्म जीवों का विनाश करते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं। इनको खाया नहीं जाता है, जबकि जो सजीव ऊतक होते हैं, घाव है, चोट है, उनकी सतह पर इनको लगाया जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, फ्यूरासिन हो जाएगा। तो प्रमुख जो एंटीसेप्टिक हैं उनमें फ्यूरासिन हो जाएगा, सोफ्रामाइसिन हो जाएगा, डेटॉल हो जाएगा, बाइथोनॉल हो जाएगा, आइडोफॉर्म हो जाएगा। और यहाँ से 11 नंबर में पूछा जा सकता है प्रश्न कि पूतिरोधी क्या होते हैं या एंटीसेप्टिक से आप क्या समझते हैं। विभिन्न प्रकार के एंटीसेप्टिक की उपयोगिता समझाइए। तो ये जो जितने भी एंटीसेप्टिक हैं, इनमें से हम कुछ का यहाँ पर उपयोग समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, डेटॉल हो जाएगा, राइट। डेटॉल एंटीसेप्टिक के रूप में बहुतायत पर, राइट, हॉस्पिटल में या फिर हमारे घरों में, राइट, कपड़ों को या शरीर से सूक्ष्म जीवों का विनाश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो डेटॉल है ये बहुत ही अधिक प्रयोग किया जाने वाला क्या है, एंटीसेप्टिक है। और डेटॉल जो है ये क्लोरोजाइनिलॉल, राइट, क्लोरोजाइलिनॉल एवं टर्पिनियोल का ही क्या होता है, मिश्रण होता है। तो 3 नंबर में अगर प्रश्न पूछा जाए तो डेटॉल क्या हो जाएगा, एक एंटीसेप्टिक है, राइट, जो कि बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। यह क्लोरोजाइलिनॉल एवं टर्पिनियोल का ही क्या होता है, मिश्रण होता है। फिर दूसरा यहाँ पर एंटीसेप्टिक हो जाएगा बाइथायोनॉल। बाइथायोनॉल क्या होता है, बाइथायोनॉल का जो उपयोग है वो साबुन में एंटीसेप्टिक जो है गुण प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है। जैसे डेटॉल की साबुन आती है, लाइफ बॉय की साबुन आती है, या कोई भी साबुन जो कि सूक्ष्म जीवों को नाश कर देती है या उनको विनाश कर देती है, तो उसको ही क्या कहा जाएगा, यहाँ पर जो है मतलब विनाश कर देती है। तो बाइथायोनॉल जो है
इसका प्रयोग साबुन में एंटीसेप्टिक गुण देने के लिए साबुन में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हो जाएगा यहाँ पर आयोडीन हो जाएगा, राइट। आयोडीन भी एक एंटीसेप्टिक है और यहाँ पर ध्यान रखें टिंचर जो है वो मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आयोडीन का एल्कोहल जल में 2 से 3% घोल को ही आयोडीन का टिंचर कहा जाता है, राइट। ध्यान से समझें, आयोडीन का एल्कोहल या जल में 2 से 3% घोल ही आयोडीन का टिंचर कहा जाता है और इसे घाव पर लगाते हैं ताकि घाव पके ना। अगर घाव पक जाएगा तो उसमें मवाद निकलेगी और वो बहुत कई दिनों बाद जो है सूखता है, राइट। तो यहाँ पर आयोडीन का टिंचर भी घाव को पकने से रोकने के लिए या घाव सुखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्या हो जाएगा, आयोडोफॉर्म हो जाएगा। आयोडोफॉर्म को भी घाव पर जो है एंटीसेप्टिक जो है गुण के लिए जो है लगाया जाता है। फिर हो जाएगा बोरिक अम्ल, ये भी ध्यान रखें। बोरिक अम्ल का तनु जलीय विलयन जो है आंखों के लिए दुर्बल क्या होता है, पूतिरोधी होता है। अर्थात आंखों में अगर कचरा है या कोई भी सूक्ष्म जीव है वो परेशान करता है तो उसके लिए जो है बोरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। तो बोरिक अम्ल का तनु जो जलीय विलयन है वो आंखों के लिए दुर्बल पूतिरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है, राइट। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर बी संक्रामी या रोगाणुनाशी। तो ये भी मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रोगाणुनाशी या डिसइंफेक्टेंट से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, बी संक्रामी या रोगाणुनाशी ऐसे रसायन हैं जो या तो सूक्ष्म जीवों का विनाश कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं, राइट। अगर हम देखें तो तीनों में अंतर समझिए। जो एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीबायोटिक को गोलियों या टैबलेट के माध्यम से हम खाते हैं, राइट। फिर जो एंटीसेप्टिक होते हैं उनको सजीव ऊतकों पर जैसे घाव, चोट पर या अल्सर पर जो है क्या है या त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। वहीं ये भी क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का विनाश करते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं, लेकिन इनका प्रयोग जो है निर्जीव वस्तुओं पर किया जाता है। ये मुख्य अंतर है। तो सजीव ऊतकों पर या सजीव जो है सजीवों पर एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं और जो रोगाणुनाशी है या डिसइंफेक्टेंट है इसका प्रयोग निर्जीव वस्तुएं जैसे फर्श है, नालियां हैं, आपके घरों में अगर आप देखें तो कपड़े हैं या फिर आपके बेल्ट हैं, पर्स हैं, राइट, यंत्र हैं, उनको कीटाणु मुक्त करने के लिए डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग किया जाता है। और एक चीज और ध्यान रखें, सांद्रता में परिवर्तन से ही वही पदार्थ पूतिरोधी, एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट दोनों के रूप में कार्य करता है। जैसे फिनॉल, अगर फिनॉल का 0.2% विलयन है, फिनॉल का 0.2% विलयन है तो वो एंटीसेप्टिक होता है और अगर यही 1% विलयन हो तो वही क्या होगा, बी संक्रामी के तौर पर कार्य करेगा, राइट। जैसे अगर आप देखें तो घरों में फिनॉल वगैरह या लाइजॉल वगैरह जो हैं रोगाणुनाशी या डिसइंफेक्टेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, या वर्तमान समय में सैनिटाइजर्स जो हैं ये भी आपके डिसइंफेक्टेंट हैं, राइट। तो आप निर्जीव वस्तुओं पर भी जो है सैनिटाइज करते हैं तो उससे करते क्या, रोगाणुनाशी का प्रयोग किया जाता है, राइट। फिर हो जाएगा प्रतिजनन क्षमता क्या हो जाएंगी, औषध हो जाएंगी, या एंटी फर्टिलिटी क्या हो जाएंगी, ड्रग हो जाएंगी। अब प्रतिजनन औषध, जो प्रतिजनन क्षमता औषध या एंटी फर्टिलिटी ड्रग क्या होती हैं और वो इस्तेमाल क्यों की जाती वो समझिए। देखिए, जो जनसंख्या वृद्धि पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक समस्या है। अगर जनसंख्या वृद्धि दर अगर कम होती है तो उससे जो जनसंख्या है, राइट, जो पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट होता है तो उससे जितने नए बच्चे जन्म लेते हैं उतने ही व्यक्तियों की क्या होती है, मृत्यु होती है और उससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव नहीं होता है। इसको हम बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ चुके हैं। कुल मिलाकर अगर जनसंख्या वृद्धि की दर कम है या नियत है तो उसका प्रभाव सकारात्मक होगा, और यदि जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत अधिक है तो उसके दुष्परिणाम होंगे और कई समस्याएं भी निकलेंगी। और जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए ही एंटी फर्टिलिटी जो ड्रग है ये उपयोग में लाई जाती है।
तो जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग हैं ये जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन में उपयोगी होती हैं। ये 3 नंबर में पूछा जाए तो वे औषध जो परिवार नियोजन या जनसंख्या नियंत्रण में उपयोगी होती हैं उनको ही प्रतिजनन क्षमता औषध कहा जाता है, राइट। और ये गोलियों में आवश्यक रूप से जो जनन नियंत्रण गोलियां हैं या इंजेक्शन है, तो जनन नियंत्रण जो गोलियां हैं उनमें संश्लिष्ट एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन क्या होता है का व्युत्पन्न होते हैं। तो जो संश्लिष्ट एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्नों का ही मिश्रण होता है और ये दोनों ही क्या करते हैं, अलग अलग क्रियाविधि से जो है परिवार नियोजन में सहायता करते हैं। जैसे जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये अंडोत्सर्ग को क्या करता है, निरोधित करता है, राइट। और अगर एग्स रिलीज ही नहीं होंगे तो प्रेगनेंसी कंसीव भी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरोन है ये अंडों के निकलने को जो है निरोधित करता है और जो संश्लेषित प्रोजेस्टेरोन होता है ये कृत्रिम प्रोजेस्टेरोन से अधिक क्या होता है, प्रभावशाली होता है। तो यहाँ पर ये 2 के नाम आप याद रखें, राइट। नॉरएथिंड्रोन, राइट, नॉरएथिंड्रोन ये संश्लिष्ट प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्न का क्या है, एक उदाहरण है जो कि व्यापक रूप से जनन गोलियों में प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखें, नॉरएथिंड्रोन संश्लिष्ट प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्न का क्या है, उदाहरण है। वहीं जो इथाइनिल एस्ट्राडाइऑल या नोवेस्ट्रॉल ये एक एस्ट्रोजन उत्पन्न है, राइट, जो कि प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्न के साथ में जनन नियंत्रण गोलियों में प्रयुक्त किया जाता है, राइट। अब उसके बाद में हो जाएगा ज्वरनाशी या एंटीपायरेटिक ड्रग हो जाएंगे, राइट। तो देखिए जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है और थकान भी होती है और कई अन्य समस्याएं होती है तो उसको ज्वर कहा जाता है और इसके निवारण के लिए ज्वरनाशी औषधियाँ जाती हैं, राइट। तो वे औषधियाँ जिनका उपयोग शरीर का तापमान अधिक हो जाने पर दिया जाता है। तो जब शरीर का तापमान अधिक हो जाए तो उपचार के लिए जो औषध दी जाती है उसको ही ज्वरनाशी औषध कहा जाता है और ये शरीर का ताप कम करती हैं और इनके सेवन से पसीना भी निकलता है। कई औषध ऐसे भी हैं जो कि दर्द निवारक मतलब एनाल्जेसिक एवं ज्वरनाशी के रूप में दोनों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे एस्पिरिन हो जाएगी, पैरासीटामोल हो जाएगा और एनाल्जिलिन हो जाएगा। तो पैरासीटामोल तो आपको पता ही है, एस्पिरिन है, एनाल्जिलिन है, राइट, और पैरासीटामोल है। ये सभी इनको जब फीवर आ जाता है और जब पीड़ाहारी एनाल्जेसिक दोनों के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो ज्वरनाशी उनके उदाहरण क्या हो जाएंगे, पैरासीटामोल हो जाएगा, एस्पिरिन हो जाएगा, राइट। फिर क्या हो जाएगा, एनाल्जिन हो जाएगा। ये यहाँ पर एंटीपायरेटिक औषध के क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। फिर हो जाएगा अगला निश्चेतक हो जाएगा या एनेस्थेटिक्स हो जाएगा। देखिए जब किसी की शल्य क्रिया होती है और अगर व्यक्ति होश में रहेगा तो उसको काफ़ी दर्द होगा और अगर वो अपने शारीरिक अंगों की गतिविधियों भी करेगा तो हो सकता है कि पूरी शल्य चिकित्सा जो है गड़बड़ा सकती है। इसीलिए शल्य क्रिया आसानी से हो सके, व्यक्ति को तकलीफ कम हो, उसके लिए निश्चेतक दी जाती है। तो निश्चेतक वे पदार्थ हैं जो संवेदनशीलता का क्या करते हैं, हासिल करते हैं, राइट। तो निश्चेतक वे पदार्थ होते हैं जो संवेदनशीलता को हास करते हैं या संवेदनशीलता को कम करते हैं, उनको ही निश्चेतक कहा जाता है। और जब कभी भी सर्जरी होती है तो उसके पहले मरीज को बेहोश किया जाता है और जो निश्चेतक होते हैं ये सुंघाकर, जैसे आपने सुना होगा क्लोरोफॉर्म अगर किसी व्यक्ति को सुंघा दिया जाए तो वो 1-8 घंटे के लिए बेहोश हो जाता है, या फिर टैबलेट खाकर भी जो है एनेस्थीसिया दी जाती है, या इंजेक्शन के द्वारा भी जो है निश्चेतक दिए जाते हैं, राइट। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, राइट, नाइट्रस क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा, राइट। और कई निश्चेतक ऐसे होते हैं जिनको अगर व्यक्ति को खिला दिया जाए तो वो 24 घंटे तक के लिए बेहोश हो जाता है। तो ये निश्चेतक के क्या हो जाएंगे,
प्रयोग हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हमने देखें तो इस टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है और इसको मैंने बहुत ही डिटेल में जाके तैयार किया है और आपको पढ़ाया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और हमने जो जितने भी टॉपिक थे यहाँ पर वो सारे के सारे हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, राइट। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।